नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा और आप देख रहे हैं खास खबर। और आज की खास खबर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक में उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी की सहयोगी जेजेपी उससे अलग हो गई, जिसके बाद से स्थिति यह बनी है कि बीजेपी की नेतृत्व परिवर्तन भी उनको करना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीत ली थी। लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हुई है और अभी भी इसका दौर लगातार जारी है, इस कारण पार्टियों के आमने सामने जो है टक्कर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के चलते पार्टियों के सामने चुनाव एक बड़ी चुनौती बन गया है। और इधर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके राज्य में अपना खाता खोलने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो वहीं जननायक जनता पार्टी के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से यह भी माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार रैलियों का दौर भी जारी है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 58% मत हासिल किए थे और वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था। महज 23% मत ही ले पाई थी कांग्रेस और सीट एक भी नहीं मिले थे। तो वहीं ठीक इसके 5 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उसने 40 सीटें जीती थी और 7 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत 7% बढ़ा है। उसने 28% वोट लेकर 31 सीटें जीती और पिछले चुनाव की तुलना में 16 सीटों की बढ़त भी मिली इस बार। तो इस प्रकार नई बनी पार्टी जेजेपी ने भी 10 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की थी। जेजेपी की मदद से ही बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के मद्देनजर जेजेपी अलग भी हो चुकी है। तो वही लोकसभा चुनाव मैदान में भी उतर चुकी है और वही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है। पहली बार प्रदेश में कांग्रेस का ये गठबंधन हुआ है और 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो वही ये माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी समर्थक मतदाताओं का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। लाजपत नाम है। हरियाणा में लगातार पार्टियों की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लगी हुई है। चुनाव को महज कुछ दिन बाकी है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी की भी तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी ने अपने 10 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा सबसे पहले की थी। तो वही आपको बता दें कि जेजेपी और इनेलो और बीएसपी भी इस बार मैदान में है। तो वही कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस समर्थन में प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो वहीं कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। जेजेपी के अलग होने के बाद अब ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा कई सीटों पर। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नीरज गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है नीरज जी। और आप ही के पास सबसे पहले मैं आऊंगी। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपने तैयारी में जुटी हुई है सर, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है देख के कि कांग्रेस को ज्यादा चिंता विधानसभा की है। देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं सब अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हमारे ध्यान लोकसभा चुनाव पे है।
वो लोकसभा का रिजल्ट ही विधानसभा का रिजल्ट होगा, उसका इम्पैक्ट होता है इस बात का। ये आप बात मानते हो? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, विधानसभा का जो कर्म चल रहा है तो उससे हमारा विधानसभा में ध्यान है। हम हरियाणा की जो सरकार है उससे घटनाक्रम पे नजर डाले हुए हैं। आप देखिए उनके 3 निर्दलीय विधायक ने साथ छोड़ दिया, 10 जसपा वाले हमें साथ देने होते आ रहे हैं, सारा विचार विमर्श चल रहा है। देखिए हरियाणा की राजनीति संबंधित मामला लोकसभा जिसमें है तो नेचुरली ध्यान जाना स्वाभाविक है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और आप देखना इसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। जो बीजेपी की 10 सीटों की था वो सपने टूट चुके हैं, उनको भी अच्छी तरह पता है कि हम 10 सीट जीतने नहीं जा रहे, और 10 सीट की बात छोड़ो वो 400 सीट भी जीतने नहीं पा रहे। अब तो उन्होंने नारा लगाने बंद कर दिया। अच्छा, तो जनता सबक चुकी है, जनता इनके झूठे दावे की पोल खुल चुकी है। जनता 2 बार हर बार मूर्ख कोई बनेगी। पेट्रोल काला धन लाना था, आज तक नहीं आया। 15 लाख खाते हमारे थे, आज तक नहीं आया। 100 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं, 50 रुपए पेट्रोल का वादा था। वो रामदेव हुआ करते थे इनके, एक लाला रामदेव लाला कैदी काला धन लाएंगे 50 रुपए पेट्रोल, वो गायब हो गए, कोई नजर नहीं आता। ऐसे ही तो सब ये झूठी झूठी बातों से ना अब जनता का विश्वास टूट चुका है। अब जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है, सब कुछ चाहती है, राम को सब मानते हैं, लेकिन मंदिर बना अच्छी बात है, देश के सौभाग्य की बात है, लेकिन मंदिर से रोजी रोटी कोई मिलेगी या मंदिर से महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अब जनता का वाकई में ध्यान मुद्दों पे है और ये मुद्दों से भागते हैं। मैं इनको इतना कहना चाहूंगा, अगर आप में दम है तो मुद्दों पर चुनाव लड़िए। जो काम आपने अच्छे किए, मंदिर बनना ठीक है, मंदिर आपने नहीं बनवाया, कोर्ट के आदेश से बना है, और राम को सब मानते हैं, देश के सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, तो आपको उसका ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा मुद्दों पर चुनाव लड़िए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा। मुद्दों की बात आप कर रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उनका बयान एक सामने आया था। उन्होंने कहा कि इस बार जनता कांग्रेस को नकार देगी और कांग्रेस सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार जो है शुरू कर देती है। कांग्रेस नेता मुंगेरी लाल के सपने देखते लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। देखिए मुंगेरी लाल के सपने वो देख रहा भी, उन्हें तो 1 महीना भी नहीं हुआ मुख्यमंत्री बने हुए, 1 महीने में उनके दावों की हवा निकल गई। अगर उन पर विश्वास होता, निर्दलीय विधायक कोई छोड़ते, उन पर अपने विधायक नहीं आस्था दिखा रहे, तो वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनको शायद अपनी कुर्सी जाते हुए दिखाई दे रही है। और आप देखना अभी 2-4 दिन में से परिणाम देखना, उनको दोबारा विश्वास पत्र हाजिर करना पड़ेगा। नैतिक तौर पर इनकी स्टार गिर चुकी है, सिर्फ बातें करना, और उन्हें पता है अच्छी तरह कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। आज हम 33 हो गए, अभी तो टाइम है मैडम, देखते जाइए कहां से ये खेला करते ना, खेला अब खेला इनके साथ ही हो गया। सर यही तो राजनीति है, यही राजनीति है। पहले एक दूसरे को चोर कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर उन्हीं के साथ मिलकर हम सरकार चलाते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। और अभी नीरज जी से मेरी बात हो रही थी, उनसे यही चर्चा हो रही थी मुद्दों को लेकर की तैयारी जो है कांग्रेस की इस बार विधानसभा को लेकर ज्यादा दिख रही है, लोकसभा को नहीं। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ठगबंधन के लोग हैं, इनको यही नहीं पता है कि इनका सरदार कौन है, ठगों का सरदार कौन है, ये तो बता ही नहीं सकते। और इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई एक ही बात करते हैं कि इसलिए इकट्ठे हो रहे भाई, मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाओ। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, और ये बौखला गए तरह तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और ये कहते हैं, कोई दुष्यंत चौटाला कहता है कि हमने लिख के दे दिया। अरे भाई तुम्हारे पास 10 MLA, परेड कराओ, तुम परेड तो कराओ। मैं तो ये कहता हूँ, ना तो 30 MLA कांग्रेस के पास है, ना 10 MLA उनके पास है। जब फ्लोर पे बात आएगी तो इनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। ये अपने MLA को संभालें। इनके पास जब फ्लोर टेस्ट का भी तो 1.5 महीना पहले हमने फ्लोर टेस्ट कराया है, हमने तो कॉन्फिडेंस लिया है ना। ये कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां से लाएंगे? ये इनके पास तो संख्या ही नहीं है। अगर इनके पास संख्या है तो मैं तो कहता हूँ दुष्यंत चौटाला भी 10 की परेड करा के तो दिखाए राज्यपाल के पास। सारे इनके पास कुछ नहीं बता। और जब फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो देखना, हमारे पास तो 50 से भी ज्यादा लोग खड़े होंगे। या कांग्रेस पार्टी की बात है, कभी भी इनके 29 से ज्यादा विधायक मैंने तो देखे नहीं। कई बार तो 14 आदमी तो इनके जब भाग गए थे, पिछला जो राज्यसभा का चुनाव था, अब के जो राज्यसभा का चुनाव हुआ जब 29 ही आए। और अगर कोई अब परेड कराने की बात होगी तो मैं ये कहता हूँ इनके 25 भी नहीं आएंगे, 23 से ज्यादा इनके पास नहीं आएंगे। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। ये लोगों को अफवाह फैला रहे हैं, बरगलाने का काम करते हैं। और सबको भी ये भी पता है कि जब कॉन्फिडेंस ले लिया हमने तो 6 महीने तक तो नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। लीगली भी हम साउंड है और संख्या के बल पर भी हम बहुत साउंड है। ये अपने घर को संभाल के देखें। जो इन्होंने कहा है कि हम भी राम मंदिर की बात करते हैं, राम हमारा भी है, ये तो इंडी गठबंधन के लोग तो ये कहते थे कि ये तो हमारा इंडी गठबंधन तो बना इसलिए सनातन धर्म का नाश करने के लिए।
ये किस मुंह से कहते हैं कि राम हमारा है? और जब राम मंदिर का न्योता आया तो तब भी इन्होंने ठुकराने का काम किया। इनको ये भी बर्दाश्त नहीं हुई जब ये ना जाते, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे ही नहीं, हमने तो उसको ठुकराने का काम किया है। आज ये वोट के लिए राम मंदिर का अपना बता रहे हैं। इन 49 की संस्कृति में राम है। नीरज जी का कहना है कि राम मंदिर तो बीजेपी का भी नहीं है, राम मंदिर का तो चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। फिर ये अगर राम मंदिर हमारा नहीं है तो ये क्यों कह रहे थे कि हमने राम मंदिर का उसको ठुकरा दिया है और ये इंडी गठबंधन बना इसलिए सनातन धर्म का नाश करने के लिए? फिर ये ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? ये ठग गठबंधन है। इनके पास जितने लोग करप्शन से घिरे हुए हैं उन्होंने एक गठबंधन बना दिया, ठगबंधन बना दिया और उसका कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों की वोटों पर किस तरह से डाका डाला जाए, उस तरह की बातें ये करते हैं। इनका कोई लेना देना किसी चीज से नहीं है। वही इसी के साथ नीरज जी ये भी कह रहे भूपेंद्र जी कि आप जो है मुद्दों को लेकर चुनाव लड़िए। इस बार बीजेपी मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ राम मंदिर का जो एक बात है वही कर रही है। बार बार हर चुनाव में जाके सिर्फ राम की डंका बजा रही है और राम जी मंदिर सबका है, उससे कोई रोजगार नहीं मिला है, उससे कुछ किसी को रोजगार और फायदा नहीं होगा, तो राम मंदिर की बातें कर रही है, ये फिजूल की बातें हैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हमने 2014 में वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए। आज हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता 5 लाख रुपए तक का क्या हमने फ्री इंश्योरेंस देने की काम नहीं किया है? क्या हमने हरियाणा प्रदेश में 3000 बुजुर्गों को पेंशन देने की बात नहीं की है जो हमने वादा किया था? क्या हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये हमारे मुद्दे क्यों नहीं है? कितने नेशनल हाईवे, जितने भी नेशनल हाईवे है, हमारे स्टेट हाईवे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के रोड्स को हमने स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या रेलवे की कनेक्टिविटी हमने बनाई, ये मुद्दा नहीं है? क्या हरियाणा प्रदेश में हम मारुति का उद्योग लेके आए, ये मुद्दा नहीं है? अरे हम तो विकास के लेके 1,30,000 लोगों को हमने सरकारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, ये मुद्दा नहीं है? हम सभी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनका कांग्रेस बौखलाई हुई है, इनके मुंह से मलाई निकल गई। तब इन्होंने 9.5 साल तक पहले 7 साल तक देश को लूटने का काम करते रहे और भाई भतीजावाद अपने परिवार को पार करने का काम करते रहे। हम तो 140 करोड़ लोगों का साथ लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा में और 400 पार पूरे देश में हमारी सीटें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, नीरज जी से ही लूंगी ये तमाम जो आपने आरोप लगाए हैं उसके जवाब। उससे पहले हमारे साथ उमेश साहब जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, हमारे संवाददाता। उमेश, अगर ग्राउंड की बात करें तो देखिए सभी पार्टियां तो तमाम दावे कर रही है, अपने अपने सीटें जीतने के दावे कर रही है और कांग्रेस भी इस बार इंडी गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन ग्राउंड की बात करते हैं तो लोगों में किस पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा दिख रहा है? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा अगर चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो चरखी दादरी जिला जो मेंढरगढ़ भिवानी क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पे भाजपा द्वारा चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। साथ में राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके बीच में जो है मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि जो चौधरी धर्मवीर सिंह है उसको लेकर के भाजपा जो नेता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जो यानी कि मनोहर लाल खट्टर है, वो भी यहाँ पे जनसभा कर चुके हैं। साथ में और भी जो वरिष्ठ नेता है वो चरखी दादरी जिले में रैली कर चुके हैं। उसके साथ में जनसंपर्क अभियान भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। उसकी अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा भी राव दान सिंह के समर्थन में जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो लगातार बैठ के और जनसंपर्क अभियान चला के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता का मानना है कि अब की बार जो विकास के नाम पे वोट डाला जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी है, क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके और विकास के नाम पर वोट डालने की जनता की जो राय है वो आ रही है। जनता का कहना कि 2 बार यहाँ पे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह यानी कि सांसद रह चुके हैं, उन्होंने जो विकास कार्य यानी कि कुछ करवा पाए हैं, कुछ अभी विकास कार्यों का करवाया जाना भी बाकी है, तो जिसको लेकर के जो है एक मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो लोगों की आ रही है और लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर ही हम वोट देंगे। ठीक है उमेश, आऊंगी आपके पास। नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी आपके पास मैं आऊंगी। भूपेंद्र जी ने तमाम आरोप और सवाल भी किए हैं, उसके जवाब आपसे लेना चाहूंगी। देखिए मैडम, जो बीजेपी प्रवक्ताओं का काम है सुबह ही बैठते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं। सुबह भगवान कहते हैं हम राम का नाम लेते हैं, राम के भगत है, राम का नाम लेके झूठ बोलते हैं सुबह। ये विकास के दावे कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया। भाई साहब, जो आपकी सड़क बन रही है प्राइम मिनिस्टर योजना के अंदर बन रही है, वो चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सड़कें हमेशा बनती रहेंगी। आप नंबर 1 झूठ। आप बेरोजगारी बात की है, जब हरियाणा सरकार हमारी कांग्रेस सरकार थी 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी और अब क्या है?
आप खुद ही अपने आंकड़े खोल लीजिए, फिर मेरे से बात कीजिए। नंबर 2, जब हमारी सरकार गई 2014 में, हरियाणा में कितना कर्जा था? 4,000 करोड़ कर्जा और 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। भाई साहब, मैडम जी, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, आप पे, मुझ पे और जो बीजेपी प्रवक्ता साथी और जो समझौता बोल रहे थे, सभी पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। ये खुद देख लें, नेट पे देख लें, खुद इनकी रिपोर्ट देख लें, कर्जा है नहीं क्या है। बेरोजगारी बात करें, महंगाई बात करें, ये उल्टे सीधे बात करते हैं। मेरा कहना ये था कि राम जी के ठेकेदार आप कोई हो, आपके बुलाने पे जाएंगे क्या हम? राम जी सबके आप कोई ठेकेदार हो? अरे राम जी पूरे संसार को लाए, आप कह रहे हैं हम लाए और हमें इन्विटेशन के हम नहीं आए, हमारी मर्जी, हम तुम्हारे बुलावे पे जाएंगे क्या? अपनी मर्जी से जाएंगे, जब हमारा मन होगा। राम तो सबके हैं, राम दिल में बसते हैं। आपसे पूछ के हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके बुलावे पे जाएंगे, ये आप ठेकेदार हैं। आपका तो इतने बड़े बड़े आचार्यों ने विरोध किया कि मोदी जी को जाना नहीं चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, तब आपने बात मानी क्या? तो इसलिए बेगारी की बात छोड़ के अब आपको मुद्दों की बात करता हूँ। ये 400 पार का नारा लेते हैं, अपना मैनिफेस्टो खोलिए। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, बताइए एक स्मार्ट सिटी भी खोला हो? मैं फरियाद से भी आता हूँ, एक स्मार्ट सिटी दिखा दिए मैडम जी, इनसे जरा पूछिए। कहा गया काला धन, आज ये कह के प्राइम मिनिस्टर करते हैं बात कि टेम्पो में भर के धन आता है। और भाई साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको कैसे पता कि अडानी वानी टेम्पो में पैसा भर के देते हैं? इसका आपने लिया है टेम्पो में भर के, तभी तो आप टेम्पो की बात करते हैं। आप पहली बार अडानी वानी में बोले, इनके प्रवक्ता चुप है, क्यों नहीं जवाब देते? टेम्पो में धन कहां से आया? यानी बीजेपी के जो साथी हैं, बीजेपी के जो सत्ता के लालची हैं, उन्होंने 9.5 साल उनसे धन लिया, टेम्पो में भर के उनके हेड ऑफिस आया। उनका कहना ये था, उनको कैसा था, मोड ऑफ पेमेंट किया। तो ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन मेरे संवाददाता मित्र ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूं विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को लोग वोट देंगे। मेरे संवाददाता मित्र ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी चाहता हूं विकास, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर दे। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा, 750 किसान के हत्यारे, उनकी आत्मा आपको ढूंढ रही है, उनकी आत्मा आपको कोस रही है। अरे आपका तो बीजेपी के गांव में बोर्ड तक्की लग रही है आपके नाम की, जैसे कुत्ते के लिए में तक्की लगती है, किनका आना मना है, वैसे तक्की लगी पड़ी है। नीरज जी, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप टेलीविजन पे ऑनलाइन आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आपके पास मैं लौटूंगी। भूपेंद्र जी, तमाम बातें की हैं नीरज जी ने, और विकास की बात आप नीरज जी कर रहे हैं कि विकास की बात पर इस बार वोट देंगे, हमारे संवाददाता ने बताया। अब कौन सी पार्टी विकास कर रही है, मुद्दा तो ये भी है ना, विकास के तो नाम पर ही वोट इस बार तो क्या हर बार जनता देती है, जनता को तो विकास ही चाहिए देश का, लेकिन विकास होता नहीं है ना, बात वो है। जी भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। तमाम बातें नीरज जी ने अभी कही है आपकी सरकार को लेकर। जी देखिए, मेरे से सवाल किया आपने। जी भूपेंद्र जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने सारे कितने नेशनल हाईवे बनाए, सारे कितने स्टेट हाईवे बनाए, हमने हर डिस्ट्रिक्ट को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से सब रोडों को जोड़ने का काम किया। जी का कहना है कि जो आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, वो तो कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी उसकी, आप तो उसका जबरदस्ती उसका श्रेय ले रहे हैं। देखिए, ये तो आप भी जानते हो कि कांग्रेस ने क्या कराया था। कांग्रेस ने तो जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, मानेसर में किसानों की जमीनों पे नोटिस देके अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा के, और किस तरह से 1500 करोड़ रुपए किसानों को ठगने का काम किया था, किस तरह से खर्ची पर्ची लेके नौकरी देने का काम किया था, जिनकी 13 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी और एक लिस्ट को अभी संदिग्ध माना हुआ है। इनके राज्य में कैसे काम होता था, एक बुजुर्गों को पेंशन 1000 रुपए सिर्फ मिलती थी, आज ये 6000 की बात करते हैं। जब ये 9.5 साल तक देश को लूटने का काम किया, तब चुनी तीनों ने 6000 रुपए। आज ये किसानों की बात करते हैं, हम किसानों को किसान निधि योजना के तहत 6000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। हमने 11,000 करोड़ रुपया खराबे से मुआवजा देने का काम किया है। इनके राज्य में 5 रुपए और 2 रुपए का चेक मिलते थे। इनके राज्य में किस तरह से कई महीने किसानों की पेमेंट नहीं होती थी। और जो मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, उसके भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष बनाए थे। उन्होंने क्या किसानों के लिए किया? जब इनके मुंह से मलाई निकल गई तो सारी बातें इनको याद आ रही है। आज सरकार अगर विकास ना करती तो हमारे यहाँ निवेश कैसे आता, हरियाणा प्रदेश में मारुति का उद्योग कैसे लगा, बड़े कारखाने बनाने का गन्नौर में उद्योग कैसे लगा, इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट कैसे बनने की बात हुई। ये सब विकास की बात है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने की बात है। इनको तो ये बौखलाए हुए हैं, इनको तो कुछ ना कुछ कहना है। ये पोजीशन के लोग हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ना पहले कुछ था ना आज कुछ रहा, और कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। ये डूबता हुआ जहाज है, लोग इसमें से उतर के भागेंगे।
और ये कोई पार्टी नहीं है। ऊपर तो माँ बेटे की पार्टी है, नीचे बाबू बेटे का पार्टी है। इन्होंने सिद्ध भी कर दिया किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने सारी कांग्रेस को एक तरफ लगा दिया किनारे, और वो लोग बेचारे तड़फ रहे हैं और उसका इनको परिणाम मिलेगा। और मैं कहता हूँ 10 की 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा में और 400 पार हम देश में जीत कर आएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई शंका करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, बिल्कुल इसके लिए तो इंतजार करना होगा भूपेंद्र जी, हमें भी और आपको भी 4 जून का। मैं आपके पास मैं आऊंगी उमेश जी। जैसे कि अभी पार्टियां तो दावा कर रही हैं सीटें जीतने का और कह भी रहे हैं कि विकास तो हमारी पार्टी ने किया है। अब विकास किस पार्टी ने किया है फिर भी, लेकिन अगर हम देखें पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार जो है मतदान में काफी गिरावट आई है। अगर विकास के मुद्दे इतने ही हैं और अगर पार्टियों को सपोर्ट किया जा रहा है तो फिर वोट देने के लिए लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? इसका क्या बड़ा कारण हो सकता है? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक उमेश? उमेश हमें सुन पा रहे हैं? जी उमेश, यही सवाल मेरा आपसे था कि इस बार अगर मतदान की बात करें तो मतदान में काफी गिरावट देखी गई है, लोग वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका क्या बड़ा कारण हो सकता है? मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसका मुख्य कारण यही माना जाता है विकास के नाम पे वोट लोग दे देते हैं, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पाते, जिसको लेकर के जनता में ये भी होता है कि जनप्रतिनिधि लेके आते हैं लेकिन विकास कार्य नहीं होने की वजह से यानी कि अब की बार मतदान प्रतिशत जो कम देखा जा रहा है उसका यही कारण है कि विकास के नाम पे वोट मांगा जाता है, लेकिन आगे जाने के यानी कि बढ़ने के बाद में कोई भी जनप्रतिनिधि विकास कार्यों पे ध्यान नहीं देते, जिसको लेकर के लोगों में काफी रोष देखने को मिलता है। तो क्या इस बार जागरूकता जो रैली चलाई जा रही है उसका कोई असर लोगों पर देखने को मिलेगा? वोट देने के लिए लोग बाहर निकलेंगे? लोगों के बीच उमेश तमाम जागरूकता रैलियां चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की बात करें, निर्वाचन विभाग की बात करें, पार्टियों द्वारा बात करें, सभी लगातार ये कोशिश में लगे हुए हैं कि मतदान के लिए लोग बाहर निकलें और मतदान करें। तो ये तमाम रैलियां चरखी दादरी में भी हो रही है, इसका क्या लक्षण हमें चुनाव के दिन देखने को मिलेगा? चरखी दादरी जिले में भी लगातार जिला प्रशासन द्वारा स्वीप टीम के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मतदान यानी कि ज्यादा से ज्यादा हो, जो पिछली बार मतदान प्रतिशत कम हुआ था उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, इसको लेकर के जिला उपायुक्त द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जाके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए ताकि अब की बार मतदान प्रतिशत बढ़ सके। क्योंकि जिला उपायुक्त का मानना है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो यानी कि मतदान जो यानी कि लोकतंत्र में मजबूती मिले, क्योंकि वोट का जो अधिकार दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि लोकतंत्र में सभी चीज जो है वो वोट डाल के जनप्रतिनिधि योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाए। तो अब की बार जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है ना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करवाया जाए, जिसको लेकर लगातार जो जनसंपर्क अभियान और स्वीप टीम के माध्यम से लोगों को यानी कि जागरूक किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खास करके युवाओं को, जिनका अभी पहली बार वोट बनाई जाएगी, जो युवा है उनसे आह्वान किया गया है वो अब खुद भी वोट डालें और अपने परिवार को भी जागरूक करें, जैसे ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल करके मतदान में भागीदारी करें। जी चलिए ठीक है उमेश, लौटूंगी आपके पास। नीरज जी आपके पास आऊंगी, जल्दी से आपका कमेंट चाहूंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, समय की पाबंदी है इसलिए फाइनल कमेंट दीजिएगा। मेरे बीजेपी वक्ता को थोड़ा ज्ञान नहीं है, उनको अपडेट होकर आना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना केंद्र है, तो ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके अंदर बन रही है, चाहे हमारा रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के काल में रहा हो, चाहे मोदी सरकार हो, वो तो सड़कें तो उसके अंदर बन रही है, नेशनल हाईवे सड़कें उसके अंदर बन रही है। इन्होंने क्या किया, वो सारी उन्होंने हमारी चलाई है। ये खाम का झूठ बोलते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। और रही 750 किसान की हत्या की, जब उन्होंने सुसाइड किया चाहे कैसे भी किया, तो बीजेपी के कार्यक्रम से तंग आ गए किया ना, इस बात से तो बोलेंगे नहीं। विकास की बात का मैं मुद्दा जनता पे छोड़ देता हूँ, अपने मुंह से क्या कहना। विकास की बात जनता कंपेयर करेगी, 10 साल का शासन, 9.5 साल का शासन। अब ये पेंशन की बात करते हैं, 6,000 क्या देंगे? भाई साहब, वक्त के हिसाब से चीज बढ़ाई जाती है। पेंशन की योजना किसने शुरू करी? बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस सरकार ने शुरू करी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ती है, एकदम 6,000 रुपए नहीं किए जाते। आपने भी ऐसे पैसे बढ़ाए हैं महंगाई देखो, जैसे महंगाई आपको अगर नॉलेज ना पढ़े लिखे हो तो महंगाई बढ़ता कैसे बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट महंगाई बढ़ता कैसे बढ़ाती है, बार बार समीक्षा करती है महंगाई की, सब जगह महंगाई बढ़ता है 10 से 12%। चलिए ठीक है नीरज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय की पाबंदी है इसलिए।
बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और उमेश, हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। और देखिए, चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता लग पाएगा। बहरहाल हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी, हर रोज एक नए अपडेट के साथ। तो आपसे यूं ही मिलते रहेंगे इसी जगह पर, इसी समय पर। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।